हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है अबिलियन ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ओके, अबिलियन ग्रुप से रिलेटेड कुछ थियरम्स एग्जांपल वो हमने कंप्लीट किया इन द लास्ट वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज योर साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो जैसे आपका अबिलियन ग्रुप को हमने डिस्कस किया वैसे हम जो है साइक्लिक ग्रुप को भी डिस्कस करने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप से ज्यादा थोड़ा सा जनरल होने वाला है। ठीक है, सो एज यू ऑल नो, आपने जो है इससे पहले भी साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होगा। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप यानी क्या कि हम अगर कोई जी लेते हैं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा ए, इफ देयर एग्जिस्ट एक ए जो जी का एलिमेंट है, सच दैट कि आप इस पूरे जी को ग्रुप को उस ए से जनरेट कर सको। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर मैंने ये ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि दिस जी इज जनरेटेड बाय दिस सिंगल एलिमेंट। ओके, यानी क्या कि मैं इस जी के हर एक एलिमेंट को ना ए की पावर एन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब आप जो है ग्रुप के अंदर ए टू द पावर एन का मतलब समझते हैं। ओके, एंड एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ए की पावर एन का मतलब क्या होता है कि आप जो है ए स्टार कितनी बार ऑपरेट करो, एन टाइम्स ऑपरेट करो, दैट इज ए टू द पावर एन। ओके, दिस इज ए टू द पावर एन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ग्रुप को उसके एलिमेंट से जनरेट कर सकोगे तो उस केस में हम कहते हैं कि वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ओके, अब साइक्लिक ग्रुप जो है सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन में हम इसको सीमित नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड बहुत सारी थियरम्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल वो है आपका सेट ऑफ इंटीजर विथ एडिशन। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर विथ एडिशन, यहाँ पे हम जो है इंटीजर हमारा क्या है, हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम इन पूरे सारे इंटीजर्स को जनरेट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। देखो जैसे 1 है, 1 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं इन सारे एलिमेंट्स को इस 1 से जनरेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1। 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से यानी क्या है कि अगर मुझे एन जनरेट करना है, ओके, एन यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मुझे एन जनरेट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 1 प्लस 1 प्लस एन अप टू सो ऑन 1, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। राइट, यानी क्या कि सारे पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब बात करते हैं निगेटिव इंटीजर की। देखो अगर यहाँ पे आपने डेफिनेशन में देखा ना कि आपका जो ये एन है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका एन निगेटिव लेना है, एन निगेटिव लेना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप जो है -1 ले सकते हो। -1 का मतलब आप समझते हो कि -1 इंटू एन, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में पावर तो नहीं आएगी एन, है ना, पावर नहीं आएगी। सेट ऑफ इंटीजर मतलब क्या कि यहाँ पे मैं जो है इसको लिख सकती हूँ एन इंटू 1 के फॉर्म में, सच दैट एन आपका जो है इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे ए की पावर एन नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, यहाँ पे एन इंटू 1 आएगा कि आप 1 को जो है एन टाइम्स ऐड करो। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे जो है -1 माइनस एन को जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, -1 प्लस, और यू कैन से -1 प्लस -1 प्लस -1 एंड अप टू सो ऑन प्लस -1। ठीक है, ये कितनी बार आप ऐड करोगे, मॉड एन टाइम्स ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं -n जनरेट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं +n जनरेट कर सकती हूँ। रही बात जीरो की, तो देखो ये 1 से जो है हम 1 बना पा रहे हैं, और -1 भी मैं 1 से बना पा रही हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ -1। ओके, तो 1 - 1 0, 0 भी जो है हम इससे जनरेट कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना सेट ऑफ इंटीजर को 1 से जनरेट कर सकते हो, उसी तरह से आप इंटीजर को जो है ना -1 से भी जनरेट कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है और ग्रुप ऑफ इंटीजर विद दिस प्लस ऑपरेशन, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, ये सबसे सिंपल से एग्जांपल था। ओके, एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ आपको जो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाता है, यानी कि मैं एक नॉन एग्जाम्पल आपको
देती हूँ। ओके, नॉन एग्जाम्पल की बात करते हैं। नॉन एग्जाम्पल आप समझते हैं ना, जो एग्जाम्पल नहीं होता किसी भी डेफिनेशन का। जैसे कि यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप है, तो एक ऐसा ग्रुप जो साइक्लिक नहीं है। सो आपको पता है यूएन, यूएन में से मैं ले रही हूँ U8। ठीक है, तो U8 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो A से छोटे हों, 8 से छोटे हों और 8 के साथ को प्राइम हो, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि 1, 3, 5, 7 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं इन सब को जनरेट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 लेंगे। ठीक, अब 1 देखो, 1 तो 1 जो है वो 1 के बराबर ही होता है। फिर अगर मैं 1 इंटू 1 करूं तो ये भी 1 ही आएगा, मतलब 1 से सिर्फ 1 ही जनरेट हो। बात समझ रहे हो? यानी क्या है कि अगर मैं 1 से जनरेट करूं, इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो मैं ये ट्रायंगल वाली ब्रैकेट लगा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 से जनरेट क्या हो रहा है, केवल 1 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 इंटू 3, ओके, तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो मतलब आंसर 1 आएगा। चलो 3 से 1 जनरेट हो रहा है। ठीक है, 3 इंटू 3 इसका मतलब क्या हो गया? 27 हो गया। और 27 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे यानी क्या? 3। ओके, अगेन एक और बार करते हैं। तो 3 की पावर 4 कर दूं मैं अब डायरेक्टली। ठीक है, 3 की पावर 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 बार मतलब क्या कि 27, 81, और 81 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1 के बराबर होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं 3 से जनरेट करूं, इस ग्रुप 3 से जनरेट करूं, तो मेरे पास एक 1 एलिमेंट बन रहा है, एक 3 बन रहा है, वापस से 1 आ रहा है, मतलब 1 3 1 3 1 3 ऐसे ही आएगा। तो 3 से सिर्फ 1 3 ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 5 से करने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो है 1 और 5 ही जनरेट होगा। ठीक, उसी तरह से अगर आप 7 से जनरेट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास 1 और 7 ही जनरेट होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो U8 को जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो देर इज नो A बिलोंगिंग्स टू U8 सच दैट कि आप इस U8 को उस A से जनरेट कर सको। इसलिए आप ये कह सकते हो कि U8 इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो ये एक ऐसा ग्रुप आप समझ गए जो कि साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक चलिए एक और एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल साइक्लिक ग्रुप का, एंड दैट इज योर जेड स्टार। आपको पता है जेड स्टार जो है वो क्या होता है? इंटीजर का एक ऐसा सेट जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट इज 1 और माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 तो खैर आइडेंटिटी है, उससे तो वो खुद ही जनरेट होता है। जैसे -1 ले लिया मैंने, तो -1 इंटू -1 क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, और एक बार -1 वो खुद ही है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस जेड स्टार को -1 से जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो इज साइक्लिक। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आपने देखा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट से उस ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि अगर, अब यहाँ से जो जो मैं नोट करा रही हूँ ये थियरम्स हैं आपके। ठीक है, तो अगर इफ जी इज साइक्लिक, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका जी साइक्लिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिससे जनरेट हो रहा है। ओके, ऑर्डर ऑफ ए, ए मतलब जनरेटर है। चलो मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ कि जी इज साइक्लिक। इफ जी इज इक्वल टू साइक्लिक, ओके, दिस इज जनरेटेड बाय ए, ये जो है वो साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जनरेटर है इसे हम जनरेटर कहते हैं। ओके, जी साइक्लिक होता है, जिससे जनरेट हो रहा है उसे जनरेटर कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो अभी हमने ऊपर जो है एक एग्जांपल देखा, कौन सा वाला? ये जेड स्टार वाला। ठीक है, तो जेड स्टार डॉट ये क्या है? ये एक साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब किससे जनरेट हो रहा है? -1 से जनरेट हो रहा है। तो इस केस में देखो आपका कि -1 का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है, जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर ही है, मतलब ऑर्डर ऑफ जेड स्टार के ही बराबर है। समझ रहे हैं? तो अगर जी साइक्लिक है तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। एक और एग्जांपल देखिए जो हमने पहले सबसे पहले देखा था, इंटीजर का एग्जांपल। तो इंटीजर के केस में आपका जो ऑर्डर ऑफ 1 था वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी भी कितना है? ऑर्डर ऑफ दिस जेड ये भी कितना है? इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। लेकिन इस थ्योरम का स्टेट जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है ट्रू। ठीक है, सो कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ओके, मतलब क्या? मे नॉट बी ट्रू मतलब कि अगर अगर आपका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है,
सो दिस मे नॉट इम्प्लाई, नॉट ऑलवेज इम्प्लाई कि जी इज साइक्लिक। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? तो देखो ये सेट ऑफ इंटीजर को ही देख लो आप। सेट ऑफ इंटीजर में क्या है आपका कि सेट ऑफ इंटीजर में आपके जितने भी एलिमेंट्स है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 को छोड़कर, इन सब का ऑर्डर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में देखो कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, इन्फिनिटी है, जो कि ऑर्डर ऑफ जी के बराबर ही है। ठीक है ना, बट जो ये 2 है ना, 2 से आप z को नहीं जनरेट कर सकते, बट 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ z। ठीक है ना, अब देखो 2 से क्या जनरेट होगा, 2 से तो सारे इवन नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, देखो 2 से जो जनरेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा। इसमें तो और नंबर कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि दो इवन इंटीजर का अगर आप एडिशन भी करोगे तो भी वो इवन इंटीजर ही आएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो सवाल ये है कि क्या कुछ कंडीशन हो सकती है जिससे इसका कन्वर्ट्स ट्रू हो जाए? तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। वो कंडीशन कब है, जब आपका ग्रुप जो है ना वो फाइनाइट हो जाए। ठीक है, सो इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ओके, जी जो है वो ए से जनरेटेड है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, कब, जब आपका जी क्या है, फाइनाइट है। ओके, तो ये कन्वर्ट्स ट्रू कब नहीं था, जब आपका ग्रुप इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन फाइनाइट के केस में ये जो स्टेटमेंट है इसमें दोनों तरफ इम्प्लाई होता है, यानी कि इस केस में कॉन्वर्ट्स भी ट्रू होता है। ओके, सो इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन order of A is equal to order of G, and if order of A is equal to order of G then G is definitely finite cyclic group। इसका एक एग्जांपल देखिए, हमने जो है Zn का ग्रुप पढ़ा था, राइट है आपको, इंटीजर मॉड्यूलो n का, जिसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। ठीक है, अब ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है ये चेक कीजिए। तो देखो एक सिंपल सा इसी का एक उदाहरण लेती हूँ, Z4। तो Z4 के अंदर क्या है, 0 1 2 3 तक आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके जनरेटर क्या हो सकते हैं, जैसे 1 है, 1 को ही ले लो, मोस्टली इस केस में 1 आएगा ही आएगा। अब ये एडिशन है, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1, और 1 को अगर आप 2 बार ऐड करो अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, और 4 इंटू 1 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 को 4 बार ऐड करना है और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करना। तो देखो 1 2 3 4 ये सारे जो है एलिमेंट हो गए जनरेट। इसका मतलब है कि Z4 जो है वो 1 से जनरेट हो रहा है। क्या कोई और दूसरा नंबर है जिससे हम Z4 को जनरेट कर सकें? एंड द आंसर इज यस। इस केस में 3 भी है। देखो 3 3 के बराबर होता है। अब 3 2 ज़ा देखो, 2 3 ज़ा कितना होगा, 6। 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 4 3 ज़ा 12, इस केस में 0 आ जाएगा, है ना। यानी क्या कि मैं 3 को जो है 4 बार ऐड कर रही हूँ तो 0 आ गया। तो देखो 0 1 2 3 इससे भी जनरेट हो गया, मतलब जो है आपका Z4 वो 3 से भी जनरेट हो गया। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जो Zn होता है ना, इसके ऊपर थ्योरम भी है, सो हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जो Zn है इज ऑलवेज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, चाहे n कुछ भी हो, प्राइम हो या फिर नॉन प्राइम हो, कंपोजिट, वॉटेवर, Zn जो है वो ऑलवेज साइक्लिक होगा। ठीक, और अगर Zn में कोई ए जनरेटर है तो n-a भी जनरेटर होगा। जैसे इस केस में है कि देखो 1 जनरेटर है, इस केस में देखो 1 जो है वो 1 आपका जनरेटर है। ठीक है, तो n-1 यानी n क्या है यहाँ पे 4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ये भी क्या होगा, जनरेटर होगा। और आपको पता है n-1 या फिर n-a का क्या मतलब होता है, वो उसका क्या होता है, इट इज इनवर्स। ओके, सो इफ a इज जनरेटर, अंडरस्टैंड दिस कि इफ a इज जनरेटर दिस implies कि n-a इज ऑल्सो जनरेटर। चलिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 2 से ज्यादा जनरेटर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि Z प्लस के केस में कितने जनरेटर थे, ओनली 2 जनरेटर, ओनली 2 जनरेटर, एक आपका 1 और दूसरा आपका -1। ठीक है, इस केस में देखिए क्या होता है, 1 तो हमेशा होगा। ओके,
तो इसको मैं दिखाऊंगी नहीं, आप आराम से देख सकते हो कि 1 को एक बार ऑपरेट करोगे तो 1, 2 बार करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 बार करोगे तो 3, इसी तरह से 7 बार, और 8 बार करोगे तो 0 आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि अगर ए जनरेटर है तो n माइनस ए भी जनरेटर होगा, तो 8 में से एक गया तो 7, 7 भी जनरेटर होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दूसरा इसके पास जनरेटर है कि नहीं है। ओके, चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो है 3 को चेक करते हैं हम। ओके, सो देखो 3 3 के बराबर है, 2 तियां 6, वो 6 के बराबर ही आएगा। 3 तियां 9, 9 में से 8 गया तो 1, तो 3 को 3 बार ऑपरेट करोगे तो वो 8 बना देगा। ठीक है, फिर 3 को 4 बार ऑपरेट करोगे तो 12, और 12 में से 8 गया तो 4, तो 4 जनरेट हो गया। 5 ही 15, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और 6 तियां 18, 18 में से 16 जाएंगे तो 2 बन गया, और 7 तियां 21, 16, हाँ 16, 21 में से अगर 16 निकालो तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो 5 बन गया, और 8 ती 24, 0 बन गया। तो देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 0 जनरेट हो गया पूरा। राइट, इसका मतलब ये है कि आपका जो Z8 है, यहीं पे लिख देते हैं, ये जो है किससे जनरेट हो गया, ये 3 से भी जनरेट हो गया। इट गॉट जनरेटेड बाय 3। और अभी हमने ऊपर देखा था अगर 3 से जनरेट हो रहा है तो 8 माइनस 3 यानी क्या, 5 से भी जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए आपने इसके कितने जनरेटर निकले, 4 जनरेटर्स निकले इसके। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि अगर ए जनरेटर है, ठीक है, तो ये जो n माइनस ए है ये एक्चुअली है क्या, अभी मैंने कहा था वो ए का इनवर्स है। सो दिस इम्प्लाइज कि ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, एक थ्योरम के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूफ मैंने ऑलरेडी कराए हैं पुरानी वाली प्लेलिस्ट में, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी लिंक। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ A is generator of this G, this implies A inverse is also generator। और आपको ध्यान में होगा कि A और A इनवर्स का ऑर्डर कैसा होता है, सेम ही होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है आपको, Zn के ही बारे में बताती हूँ कि Zn के पास जैसे Z4 था, तो Z4 के पास जो है ध्यान से देखिए कि जनरेटर क्या आ रहा है, एक 1 आया एक 3 आया। ठीक है, वहीं पर अगर आप Z8 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो जनरेटर आया वो एक 1 आया, 7 आया, 3 आया और 5 आ रहा है। तो क्या आप कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं, जैसे 8 है तो 8 का इस 1 7 3 5 से, इस 4 का इस 1 और 3 से क्या रिलेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 का, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस 8 का जो है ना 1 के साथ जीसीडी 1 है, 7 के साथ भी जीसीडी 1 है, 3 के साथ भी जीसीडी 1 है, 5 के साथ भी जीसीडी 1 है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप Zn के अंदर जनरेटर कैसे पहचान सकते हो। ओके, अब आपको जो है हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सो आप ये कह सकते हो कि D इज जनरेटर ऑफ Zn। ओके, ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल, दिस इज इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ D एंड N इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही दे दिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, Z8 हैज जनरेटर, कौन से, जो 8 से छोटे और 8 के साथ को प्राइम हो, यानी क्या, एक हो गया आपका 1 3 5 7। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि बताइए D3 के बारे में बताइए कि D3 जो है वो साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। ओके, तो D3 के बारे में पता करते हैं। अब देखो हमने ऊपर एक थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था कि अगर आपका डी जो है वो साइक्लिक है, सॉरी कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर होगा। अब D3 को देखिए तो D3 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और D3 के पास जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं, D3 के पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, फिर आपका 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, कभी भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि D3 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ऑफ ऑर्डर 6।
देयरफॉर यहां से आप कह सकते हो कि D3 इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हो कि आपने जो थ्योरम्स पढ़ी ना उनकी एप्लीकेशन है। सो D3 इज नॉन साइक्लिक। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप जो है सिर्फ ग्रुप के ऑर्डर से और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से पता कर सकते हो कि वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक। इंटरेस्टिंग बात है ये। ठीक है, अब आपको जो है D3 को एकदम बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई कोई एलिमेंट है जो इसको जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बस ऑर्डर से पता कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। मैंने जी ले लिया, मान लीजिए Z4 क्रॉस Z4 ले लिया। ठीक है, अब बताइए कि ये साइक्लिक होगा कि नॉन साइक्लिक होगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला लगा देंगे जो हमने अभी देखा कि ऑर्डर ऑफ जी कितना है। ऑर्डर ऑफ जी आप जानते हैं कितना होगा इसका, 4 × 4 यानी कि 16 है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। हम जो है मैक्सिमम ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा कि अगर मैं Z4 में से भी मैक्सिमम ऑर्डर वाला एलिमेंट लूं और इस Z4 में से भी मैक्सिमम ऑर्डर वाला एलिमेंट लूं, फिर दोनों का एलसीएम ले लूं, है ना। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 4 ही होता है। मतलब क्या कि G के पास, G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4, ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा वाला ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो 16 तो दूर की बात हो गई, राइट। देयरफॉर G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 16। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसलिए जी आपका क्या हो गया, नॉन साइक्लिक हो। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो Z4 क्रॉस Z4 है ना, दिस इज नॉन साइक्लिक। ओके, दिस इज नॉन साइक्लिक। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ कि देखो जी जो है वो Z4 क्रॉस Z4 के बराबर है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है G1 क्रॉस G2 की बात करी थी, G1 क्रॉस G2 क्रॉस GN, G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू सो ऑन GN, इसकी बात करी थी। हमने कहा था कि ये जो पूरा ग्रुप है ये अबेलियन तभी होगा जब ईच ग्रुप कैसा हो, अबेलियन हो। लेकिन यही चीज अगर मैं साइक्लिक के लिए देखूं तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? देखो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर Z4 भी साइक्लिक है और Z4 भी साइक्लिक है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि आपका ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि आपका Z4 और Z4 दोनों साइक्लिक है। ठीक है, ये Z4 और ये Z4, ये भी हो गया साइक्लिक और ये भी हो गया साइक्लिक। बट आपका जो G है वो कैसा निकला, G जो है वो नॉन साइक्लिक निकला, नॉन साइक्लिक निकला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिस इंप्लाइज कि इफ G1 एंड G2 are cyclic, तो this may not imply, this may not imply क्या कि G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक। बात समझ में आ गई? लेकिन ये चीज जो है ना अबेलियन के केस में ट्रू होती है। अबेलियन के केस में अगर दो ग्रुप का एक्सटर्नल प्रोडक्ट अगर अबेलियन है तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक ग्रुप अबेलियन होगा, और इसका इनवर्स भी, उसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है कि हर एक ग्रुप अगर अबेलियन है तो उनका एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी अबेलियन होगा। बट साइक्लिक के केस में ये चीज ट्रू नहीं है। साइक्लिक के केस में आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब एक और थ्योरम की बात करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई हो। ठीक, एक और थ्योरम की बात करते हैं, और ये आप सब लोग जानते ही होंगे अगर आपने थोड़ी सी बेसिक सी ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, कि अगर इफ G इज साइक्लिक दिस इम्प्लाइज, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि G इज अबेलियन। ओके, इसका प्रूफ भी आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्योंकि मैं अब यहाँ पे प्रूफ नहीं कराती बैठूंगी, बिकॉज एग्जाम्पल ही इतने सारे हैं कि वो बहुत टाइम ले लेते हैं। ओके, सो थियरी हमने कंप्लीट कर दी है। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दोज थियरी। ओके, सो इफ G इज साइक्लिक देन दिस इम्प्लाइज G इज अबेलियन। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसी चीज को इस तरह से भी बोल सकती हूँ कि इफ G इज नॉन अबेलियन, इस थियरम की भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, दिस इम्प्लाइज कि G इज नॉन साइक्लिक। ठीक है,
इस चीज के ऊपर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख सकते, ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने अभी तक साइक्लिक और अबिलियन तो देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि जेड एन है। जेड एन जो है वो साइक्लिक है और हमें पता है कि जेड एन जो है वो अबिलियन भी है। ओके, उसी तरह से आपने ये भी देख लिया कि आपका सेट ऑफ इंटीजर विथ एडिशन इज साइक्लिक। ओके, इसका मतलब ये है कि वो अबिलियन भी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो साइक्लिक होना किसी ग्रुप का, वो अबिलियन होने से ज्यादा जनरल है। ओके, मतलब क्या कि अगर कोई साइक्लिक है तो ऑब्वियसली वो अबिलियन तो जरूर ही होगा, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है साइक्लिक होना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर जी नॉन अबिलियन है तो पक्का नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वार्टरनियन ग्रुप ले लिया। ओके, अब क्वार्टरनियन ग्रुप जो है वो, इसके पास क्या होता है आपका +-1 +-आइटा +-जे और +-के। आप ये जानते हैं, आप ये भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये जो ग्रुप है दिस इज नॉन अबिलियन। और आप ये भी देख सकते हो कि मैं इस पूरे ग्रुप को ना किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर आप आई भी लेते हो तो वो आई अपने आप में ही घूमता रहेगा, आई फिर -आई फिर 1 और -1, इतना ही दे पाएगा। उसी तरह से अगर मैं जे लूंगी तो जे फिर -जे फिर +1 -1, ये भी उतना ही दे पाएगा। सिमिलरली फॉर के, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आई जे के 1 -1 इन सबको जनरेट कर सके, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर क्या कहा था कि इफ जी इज नॉन अबिलियन देन जी इज नॉन साइक्लिक। ओके, सो देयरफॉर Q4 इज नॉन साइक्लिक। तो जो भी आपको नॉन अबिलियन ग्रुप मिले ना, समझ लीजिए कि वो सारे के सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप हैं, दे आर नॉट साइक्लिक। ओके, उसी तरह से सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि आपका जैसे ये हो गया S3 हो गया, S3 भी आपका नॉन अबिलियन है। फिर उसके बाद DN, DN जो है n greater than equal to 3 के लिए, ये भी कैसे हैं, ये सब नॉन अबिलियन है। ओके, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये सब नॉन अबिलियन है। देयरफॉर दीज आर नॉन साइक्लिक, दीज आर नॉन साइक्लिक। ओके, चलिए, तो आपने इस थ्योरम की भी एप्लीकेशन देख ली। ओके, हाँ, अब इस थ्योरम का जो है कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या कि अगर कोई जी अबिलियन है तो जरूरी नहीं है वो साइक्लिक हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रही थी कि साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। सो कॉन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब क्या कि अगर इफ जी इज अबिलियन तो हम जी के बारे में जो है उसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं कह सकते। इफ जी इज अबिलियन देन दिस डजंट इम्प्लाई जी इज साइक्लिक, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने ऊपर ही देखा था, कौन सा, G इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z4 का। ओके, अब ये एक अबिलियन ग्रुप है, मानते हैं इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि ये अबिलियन है, ये अबिलियन है। दो अबिलियन का एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी क्या होता है, अबिलियन ही होता है, ठीक है। सो दिस इज अबिलियन, बट अभी हमने ऊपर देखा कि जी इज नॉट साइक्लिक। ओके, मतलब क्या है कि इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। उसी के साथ कोई और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, जैसे D2 का है। एक और एग्जाम्पल देखिए, D2 डायहेड्रल ग्रुप। तो इसके अंदर जो है 4 एलिमेंट आते हैं, मालूम है आपको। एक आएगा आपका R0, एक आएगा आपका R180, और फिर 2 रिफ्लेक्शन आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन। इस चीज को हमने जो है विजुअलाइज किया था बहुत अच्छे तरीके से कि रेक्टेंगल की जो है सिमेट्री बताती है, ठीक है। तो ये जो है एक अबिलियन ग्रुप है। ओके, दिस इज अबिलियन, यू कैन इजीली सी दिस, दिस इज अबिलियन। ओके, हाँ, ये देखा था कि ये जो है ना, ये क्लाइन 4 ग्रुप की तरह है। D2 जो है वो इट इज आइसोमॉर्फिक टू K4 एंड K4 इज अबिलियन। बट यहाँ पे कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिससे हम चारों एलिमेंट को जनरेट कर सकें, बट D2 इज नॉन साइक्लिक। ओके, सो एक और एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे जो है अबिलियन जो है वो साइक्लिक को इम्प्लाई नहीं करता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने एक जी ले लिया, Z8 क्रॉस D3। ओके, अब बताइए कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। ओके, तो Z8 कैसा है, कैसा ग्रुप है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। ओके, और D3 कैसा है, D3 एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ओके, दिस इम्प्लाइज कि जी, ओवरऑल जी कैसा हो गया, नॉन अबिलियन हो गया। और हमें पता है कि नॉन अबिलियन जो है
वो कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। सो जी इज नॉन साइक्लिक। तो यू कैन से कि आपका Z8 क्रॉस D3 दिस इज नॉट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वट एवर। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो कौन सा साइक्लिक है कौन सा नॉन साइक्लिक है ये पता करने के लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी लेट्स सी, क्वेश्चन है आपके पास कि जी जो है मान लीजिए Z3 क्रॉस D1 है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये अबिलियन है कि नहीं है। अगर नॉन अबिलियन आए तो हम तो बड़े आसानी से कह देंगे कि हाँ भाई ये साइक्लिक है कि नहीं है। तो Z3 तो आपका हो गया अबिलियन, ओके। D1 भी हो गया आपका अबिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जी तो क्या हो गया, अबिलियन हो गया। और अगर जी अबिलियन हो गया तो इसकी ये साइक्लिक है कि नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो Z3 एक बार हम जो है, चलो पहले ये बता दीजिए कि जी का ऑर्डर कितना है। जी का ऑर्डर कितना है, 3 2, 3 दूनी 6, 6 ऑर्डर का ग्रुप है ये, क्योंकि इसके अंदर 3 होते हैं, D1 के अंदर 2 एलिमेंट होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस Z3 क्रॉस D1 के अंदर 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब Z3 के पास देखिए कितने ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 1 3 3, याद है आपको। और D1 के पास 2 हैं, एक R0 है और एक रिफ्लेक्शन है। ओके, तो इसके पास क्या हो गया, एक 1 ऑर्डर का हो गया और दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया, तो 2 ऑर्डर का हो गया। ओके, सो क्या यहाँ पे हम ऐसा दो पेयर बना सकते हैं जिसका एलसीएम 6 आ जाए? तो देखो अगर मैं ये 3 और ये 2 लूँ तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस जी के पास, जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से लेट ऑर्डर ऑफ ए है 6। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जो आपका जी होगा ना वो ए से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए चलो एक काम करते हैं, ए को ढूंढते हैं। ओके, ए को ढूंढते हैं। तो बताइए Z3 के अंदर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है? तो इट इज 1। और D1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है? तो ऑब्वियसली वो एक रिफ्लेक्शन ही होगा, सो इट इज F। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 F जो है वो हो गया 6। इसका मतलब ये है कि मैं इस G को ना किससे जनरेट कर सकती हूँ, 1 F से जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, प्लस इसका जो इनवर्स होगा इससे भी मैं इसको जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो दूसरा कौन सा हो सकता है, देखो Z3 के पास एलिमेंट कौन से होते हैं, Z3 के पास होते हैं 0 1 2। ओके, तो एडिशन के केस में होता है ना, तो 1 जो है वो 2 का इनवर्स होता है, 2 1 का इनवर्स होता है, ये सेल्फ इनवर्स। हाँ सही कहा मैंने। ठीक है, ये दोनों जो है 2 जो है 1 का इनवर्स है, 1 जो है 2 का इनवर्स है। ओके, तो अगर मैं इसका इनवर्स ढूंढूं, इस एलिमेंट का इनवर्स ढूंढूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भी ऑर्डर 3 होता है और F जो है वो सेल्फ इनवर्स होता है, तो ये भी इसका एक दूसरा जनरेटर हो। ठीक है, तो हाँ आप ये कह सकते हो कि Z3 क्रॉस D1 ये क्या है, दिस इज साइक्लिक। ओके, सो इट इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, यू कैन से दिस G इज साइक्लिक। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो रही है, अंदाजा नहीं आ रहा मुझे। लंबी होगी तो मैं एक काम करूंगी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ओके, सो जी इज साइक्लिक। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं आपके यूएन ग्रुप के बारे में। ओके, जेडएन के बारे में तो हमने देखा कि जेडएन जो है वो आपका हमेशा और हमेशा, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा लेकिन आप इस चीज को अभी नोट कर दीजिए कि आपका जो जेडएन है ना, दिस इज ऑलवेज साइक्लिक। ओके, ये हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, तो Zn तो जो है इट इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, बट व्हाट अबाउट यूएन? यूएन के बारे में देखते हैं। यूएन के बारे में हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा ना अभी, U8 का, आई थिंक सो U8 देखा। तो U8 कैसा था, नॉन साइक्लिक था, है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि ये साइक्लिक हो। जिसका आंसर है नीड नॉट बी साइक्लिक ऑलवेज। कभी साइक्लिक हो सकता है, कभी साइक्लिक नहीं हो सकता है। अब कब होगा कब नहीं होगा वो एग्जाम्पल से आप समझोगे बेहतर। ठीक है, चलो चलो। तो U15 का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं।
तो U15 को मैंने कहा था, हमने कहा था कि 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 5 15। ओके, तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, U3 × U5 के। ओके, आपको याद है कि UM.N is isomorphic to UM क्रॉस UN when GCD ऑफ M, N किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। प्लस आपको पता है कि U3 UP किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z(5P), यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्रॉस Z(5)(5)। ठीक है, यानी क्या ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, ये हो गया आपका Z2, ये हो गया आपका Z4। ठीक है, सो यू कैन से कि आपका जो U15 है ना, वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z2 × Z4। अब बताइए कि ये Z2 × Z4 जो है, ये साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। ओके, अब इससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ Z2 × Z4 कितना है, 8 है, बट Z2 × Z4 has no element of order 8, element of order 8। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, एलसीएम निकाल के देखिए, सारे पॉसिबल ऑर्डर्स का कोई भी आपको एक ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा जो 8 के बराबर हो। ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या हो गया, दिस इज नॉन साइक्लिक। ओके, अब देखो U15 जो है वो इसी के आइसोमॉर्फिक है, मतलब इसी के जैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ना U15 ये भी कैसा हो गया, इज नॉन साइक्लिक। ओके, इसलिए मैं कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि UN जो है वो साइक्लिक हो। ठीक है, हमने तो दोनों एग्जाम्पल नॉन साइक्लिक के ही देख ले, U8 भी और U15 भी। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल जो है साइक्लिक का भी देख लेते हैं। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं साइक्लिक का। सो U27 ले लो मान लीजिए। ठीक है, अब U27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, U3 की पावर 3। ओके, अब आपको पता है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, दिस इज Z(5)(3)3। ओके, और आपको पता है कि Z(5)(3)3 किसके बराबर होता है, 5(3)3 निकालना आपको आता है ना, कितना आ जाएगा, देखो 3³ - 3 का स्क्वायर। ये मैंने पुराने वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार प्लीज पीछे जाइए, रिवाइज कीजिए, फाउंडेशन बनाइए, देन कम हियर। ओके, तब यहाँ पे आके आप चीजें चेक कीजिए। सो 27 में से 9 गया तो 18 बचा, सो 18। इसका मतलब ये हुआ कि U जो 27 है वो किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, Z18 के आइसोमॉर्फिक हुआ। ठीक है ना, तो Z18 आपका क्या है, साइक्लिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका U27 भी क्या हो गया, साइक्लिक हुआ। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसका मतलब ये है कि UN साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या पैटर्न मिलेगा, दैट वी विल सी। ओके, बाद में देखेंगे इसको। चलिए, तो UN जो है वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ZN इज ऑलवेज ऑलवेज साइक्लिक। ओके, और देखिए ZN का साइक्लिक होना ना होना हमें जो है यहाँ पे मदद करता है हमेशा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, ओके। ऊपर हमने क्या देखा था, जनरेटर ऑफ ZN के बारे में बात करी थी ना, यहाँ पे थोड़ा जो है ना UN के जनरेटर की भी मैं बात करती हूँ कि कितने जनरेटर होंगे। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा नंबर ऑफ जनरेटर की बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल सी द नंबर ऑफ जनरेटर। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है आपका, बताइए Z8 क्रॉस Z3 क्रॉस U7 क्रॉस S2, बताइए ये साइक्लिक है कि नहीं है, चेक कीजिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए। ये Z8 हो गया, ये Z3 हो गया। आपको पता है U7 को कैसे लिखा जा सकता है, देखो U7 जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z(5)(7), है ना, 5 7, और Z(5)(7) मतलब कितना, Z6 हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Z6 लिख सकती हूँ इंटू S2। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं है, सॉरी अबीलियन है कि नहीं है। तो Z8 हो गया अबीलियन, Z3 हो गया अबीलियन, Z6 अबीलियन, और S2 भी अबीलियन होता है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप अबीलियन है। मतलब क्या कि हम इसके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का पता नहीं कर सकते, है ना, अबीलियन होने से हम बता नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से ही पता करना पड़ेगा। अब बताइए ऑर्डर ऑफ, इसको मैं नाम देती हूँ G।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है उन सब का मल्टीप्लीकेशन, Z8 का जितना ऑर्डर है उन सब का मल्टीप्लीकेशन। सो Z8 यानी कि 8, Z3 यानी कि 3, Z6 यानी कि कितने 6 ऑर्डर होगा, और S2 यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ये इसका ऑर्डर है। ओके, अब देखिए इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका ऑर्डर इतना आए, तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑर्डर देखते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर। तो मैक्सिमम ऑर्डर यानी क्या कि क्या क्या मैक्सिमम नंबर लेंगे उनका एलसीएम देखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, तो 8 हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। Z6 में मैक्सिमम ऑर्डर 6 हो सकता है, और S2 में मैक्सिमम ऑर्डर 2 हो सकता है। इन सब का ले लिया आप एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 8 3 6 2, आई थिंक सो 24 है इसका एलसीएम। ठीक है, 8 3 24, 3 8 24, 6 चौको 24, और 12 दूनी 24, 24 है। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ, और यू कैन से द मैक्सिमम ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। ओके, बट मैक्सिमम ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर कितना हम निकाल सकते हैं। अभी तो और भी ग्रुप बचे हुए हैं, जैसे आपका जीएलएन हो गया, जनरल लीनियर ग्रुप हो गया, स्पेशल लीनियर ग्रुप हो गया। ये कुछ ऐसे ग्रुप बचे हुए हैं जिनका साइक्लिक नॉन साइक्लिक पता करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज के वीडियो में साइक्लिक ग्रुप के बारे में पता चला हो, और काफी एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इन्हीं चीज को आप रिवाइज कीजिए, इन्हीं चीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, गैलियन की बुक है, अगर कोई पूछना चाहे तो कौन सी बुक रेफर करना है, तो गैलियन का बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।